दोस्तों नमस्कार। आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने रोहतक में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 से पहले हरियाणा सरकार, विशेषकर भूपेंद्र हुड्डा सरकार में नौकरियां कैसे मिलती थी। उन्होंने हल्के उस अंदाज में नाम, सरनेम, गांव का नाम ऐसे चर्चा करके उदाहरण दिया और इसी तरह उन्होंने कहा कि 2016 में रोहतक को कैसे जलाया गया, ये आप लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसके पीछे कौन थे और क्या थे, उन्होंने बहुत खुलकर तो इशारा नहीं किया, लेकिन इशारों ही इशारों में आज मनोहर लाल खट्टर जी रोहतक के व्यापारियों के बीच में, रोहतक के सामाजिक लोगों के बीच में बहुत कुछ कह गए और ये भी कह गए कि वर्तमान परिस्थिति देखते हुए लगता है कि प्रदेश में एक बार फिर तीसरी बार भाजपा सरकार आ रही है। और उन्होंने उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया, क्योंकि हरियाणा की जो जनता है वो केंद्र के साथ चलती है। केंद्र में मोदी की सरकार है तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार होगी। और कांग्रेस पार्टी कैसे गठबंधन करना चाह रही है, अगर कांग्रेस अपने दम पर सत्ता बनाती तो वो गठबंधन के पीछे नहीं भागती। इससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में तीसरी बार सरकार बना रही है। और उन्होंने इतना ही कहकर चुप नहीं हुए, उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के दौरान, कांग्रेस में विशेषकर जो दलितों और बैकवर्डों के साथ क्या क्या अन्याय हुआ, उनका भी कुमारी शैलजा का व अशोक तंवर का उदाहरण देकर उन्होंने लोगों को सामने रखा। धन्यवाद दोस्तों। ये तो देखने वाली बात होगी कि मनोहर लाल खट्टर आखिर क्या इशारा करना चाह रहे हैं। प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है इन बातों को कि मनोहर लाल खट्टर एक बार फिर हरियाणा के अंदर जो चुनाव का माहौल बनाना चाह रहे हैं और भाजपा की सरकार बनाना चाह रहे हैं, वो स्पष्ट इशारा करने लग रहे हैं। देखो दोस्तों, आप लोग निर्भर करता है ये तो कि सरकार किसकी बनती है किसकी नहीं। फिलहाल मनोहर लाल खट्टर ये दावा करते हैं कि भाजपा में तीसरी बार भाजपा की सरकार होगी। धन्यवाद। 10 साल पहले कैसा वातावरण था, मनोज जी ने बताया कि कैसे भय के वातावरण लोग जीते थे। दबंगई का राज होता था, धिंगा मस्ती, यानी हर आदमी को सरकारी विंडो पर पहुंचने के लिए खड़े नहीं होने देते थे लाइन में। कोई खड़ा भी हो गया तो कोड़ी मार के बाहर करते थे। और अगर कहीं कोई खिड़की तक पहुंच भी गया तो सामने सरकारी बाबू क्या पूछता था, भाई तू कौन है? वो बताता था मेरा नाम रामलाल है। अरे नहीं भाई, तू कौन है? मेरे बापू का नाम श्यामलाल है। अरे फिर वही बात, तू कौन है? मेरा गांव खिरावड़ है। तू मेरी बात समझेगा क्या? नहीं, तू कौन है? मेरी बात समझ गए? वो जो कुछ पूछना चाहते थे वो पूछते थे। फिर किसके माथे पर तिलक लगाना है, किस पर नहीं लगाना है, तब जाके काम होता था। अब ये बात जनता भूल गई क्या? और अगर कहीं, क्योंकि जनता की कई बार कहते हैं मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, यादगार बड़ी कम होती है, अगर वो भूल गए हैं तो याद कराने का काम किसका है? जिसके संबंध में जो है, पार्टी के नाते पार्टी के लोग जाएंगे, संस्थाओं के नाते संस्थाओं के संबंध में लोग आएंगे, इंस्टीट्यूशन के लोग अलग उनके संबंध में जो आएंगे, उनके कर्मचारी हैं, उनके साथ काम करने वाले लोग, उनके परिवार, पड़ोसी, ऐसे सब लोगों को बताना पड़ेगा कि हमने 2 बार जो हरियाणा में सरकार बनाई है उसका पिछली 10 साल की तुलना में हमने क्या क्या किया है। जो बात मैं कह रहा हूं वो बात 10 साल पुरानी हो गई, आज नहीं होती है। आज ने विकास भी जो किया है पूरे हरियाणा में एक समान विकास किया है, कोई कम नहीं कह सकते। आपके यहां ये एलिवेटेड रोड, जिसको ट्रैफिक जाम कितना फंसा रहता था, शहर में एक बार अंदर घुस जाए तो स्कूटर, मोटरसाइकिल वाला भी घंटे से पहले बाहर नहीं निकल सकता था। अगर शहर को पार करना हो तो क्या हालत खराब होती थी। आज पर यहां से निकलो, पार हो जाओ। आज लाइफलाइन है जी, लाइफलाइन हो गई। इसका विरोध भी हुआ था, मुझे पता है। मुनीश जी जब इसमें लगे थे तो मेरे पास भी विरोध के स्वर आए थे। मैं मुनीश जी कहा लोगों से बात तो कर लो दोबारा,
बात भी हुई, फिर भी विरोध करने वालों को समझ में नहीं आया कि यदि इसके बढ़ने से नुकसान होगा, लाभ होगा, क्योंकि आम आदमी मौके की बात सोचता कि ये बढ़ेगा, कुछ समय मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, सड़क रुक जाएगी, ट्रैफिक जाम हो, लेकिन कुछ काम ऐसे जो महसूस होते हैं, दिखते नहीं है, आम आदमी को महसूस होते हैं। हरियाणा के लोगों को, शहर के लोगों को शायद उतना आभास नहीं, जितना गांव के लोगों का आभास है। किसी नौजवान को नौकरी लेनी होती थी ना, या तो बापू का किला बिकवाता था, या मां के गहने और तुम बिकवाता था। नौकरियों के रेट बंधे हुए थे, ये नौकरी 2 लाख की है, 5 लाख की है, 10 लाख की है, 50 लाख की है, 1 करोड़ की है। ग्रुप डी यानी पीएल की नौकरी से लेकर के एक्ससीएस तक सबके एजेंट घूम रहे थे। कोई परीक्षा देनी है कि नहीं देनी है उसका कोई अर्थ नहीं है। एक परीक्षा तो ऐसी हुई, कोर्ट ने उस प्रश्न पत्र में उसको कमियां निकालते हुए कहा कि तुम्हारा परीक्षा गलत है, और शेर के बच्चों ने क्या किया उस समय, क्या ठीक है, परीक्षा के बजाय जो इंटरव्यू हुआ है ना, इंटरव्यू के आधार के ऊपर नौकरियां दे दो। अब इंटरव्यू किसके हाथ में होता है? इंटरव्यू तो वही 4 लोग हैं जिसको हम कहेंगे वो लेगा, जिसके नंबर जितना देने वो लेगा। परीक्षा में तो उसकी बुद्धि लगती है बालक की जो परीक्षा देने जाता है। इंटरव्यू में उसका क्या है? इंटरव्यू का तो चुटकुला बहुत पहले मैंने सुना था, आपने सुना होगा, नौकरी के मामले में एक नौजवान इंटरव्यू देने गया, उसने कहा, इंटरव्यू लेने वाले ने कहा, अच्छा बेटा बता लाल किला कहाँ है? नहीं, ताजमहल कहाँ है? मैंने कहा जी ताजमहल बताता हूँ, क्या बता कि चेन्नई में है, मद्रास में। मेरे को तुझे पता नहीं ताजमहल कहाँ है? अच्छा वहां नहीं तो कलकत्ता में। मैंने कहा देख आखिरी बार चांस दे रहा हूं, अगर तू ठीक बताएगा तो बैठाऊंगा, नहीं तो भगा दूंगा। मैंने कहा अगर मैं बता दूं कि ताजमहल आगरा में है तो नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि इंटरव्यू का जो सिस्टम वो पता ही था। हम आए, हमने ग्रुप डी में सी में इंटरव्यू खत्म कर दिया। रहने की सचेत रहने की क्योंकि इनके अंदर अपने पार्टी में देखिए ना, पार्टी नाम की क्या चीज है। आखिर हमेशा अनुसूचित जाति के खिलाफ इनका जो मन का विचार कितना भयंकर है। इनका अध्यक्ष अशोक तंवर, उसको इन्होंने किस प्रकार से हेल्प तक किया, कैसे पिटाई तक की, किस प्रकार से आज इन्होंने अपने ही घर में शैलजा हमारी विरोधी हो सकती है, लेकिन एक समाज के वर्ग के नाते हमारी सांस्कृतिक बात यही है ना कि समाज में रहने वाले सभी यानी सम्मानपूर्वक रहने का अधिकार है, उसके खिलाफ किस प्रकार से टिप्पणियां की है, तो ये सब समाज जानता है। तो इस नाते से ये जो गैंग है ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये उनका गैंग है। अच्छा आप कहते हैं 10 साल पहले जो हुड्डनबाजी है मैं कहता हूँ जिस प्रकार का इनके यहाँ एक लोगों को यानी जो लोगों को बताने की चलने की जो आदतें हैं, जग जाहिर है, लोगों को पता है कि कैसे ये आम आदमी को पीछे भगा करके उसको गोली मार के पीछे हटाते थे, कोई भी चीज हथियाने के लिए आगे रहते थे। ऐसा समाज में एक रूपता हर किसी को उसका सुरक्षा का अधिकार, उसके अधिकार की सुरक्षा, ये सब चीज पार्टी में अनिल विज के साथ बीजेपी में जाती हुई है, इसलिए वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी है। ये हमारी पार्टी का जो मामला है हम जानते हैं, हमको पता है कि किस कार्यकर्ता ने क्या योगदान किया, हर एक का योगदान अतुलनीय है, लेकिन यहाँ पर पार्टी का सामूहिक फैसला जो होता है उसमें सिर्फ ठाकुर चलते हैं। हमारी पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था केजरीवाल ने इस्तीफे की बात की है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की बात की है। उन्होंने कहा कि जब तक जनता नहीं चाहेगी मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दूंगा, दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाऊंगा। केजरीवाल किस प्रकार से भ्रष्टाचार से घिरे हुए लोगों का दबाव, उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी इतना दबाव है, तो किस मुंह से मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे रहेंगे। उनका भ्रष्टाचार सामने आ चुका है, टिप्पणियां कर दी हैं और निश्चित रूप से सजा भी होने वाली है। तो किसी पार्टी के मुखिया यानी वहाँ के मुख्यमंत्री को सजा हो जाए, उस शायद उस बात को वो दिखना नहीं चाहते, उससे घबरा करके उन्होंने पहले ही सोच लिया है कि जो कुछ होगा उससे पहले मैं इस्तीफा देकर के व्यवस्था पार्टी कर ये नहीं कर लें। और ये उनकी पार्टी का इंटरनल मामला हो सकता है, लेकिन जो प्रत्यक्ष दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि इस दौरान से उन्होंने आखिर जेल हो गई। जेल होने के बाद ये फैसला है, अच्छा था जेल के अंदर बैठे फैसला नहीं ले सकते थे, लेकिन आज वो बाहर आने के बाद ले रहे हैं, इसका मतलब मेरा कोई नई जानकारी उनको मिली। भ्रष्टाचार बढ़ा है। सर एक सवाल और गया जो उन्होंने आरक्षण के बारे में कहा तो भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि राहुल गांधी के पूर्वजों ने ही दिया है आरक्षण।
अरे आरक्षण दिया, लेकिन आरक्षण जिसने भी दिया, संविधान ने दिया, डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, उस डॉक्टर अम्बेडकर का कितना विरोध कांग्रेस करती थी, उनको